90 का दशक है और एक ऐसा विधायक और उसका भाई, यानी कि विधायक का भाई जो है वह बहुत ही शराबी था। और वह जब शराब पीकर शाम को घर से निकलता था और उसे दूर दूर तक रास्ते में कोई भी महिला या नाबालिग लड़की या यूं कह लीजिए कि लड़की हो या 50 साल तक की उम्र की कोई भी महिलाएं हो, यदि उसके सामने जो पड़ जाता था, जो दिखाई दे देता था, वह उस महिला को उठाकर अपने स्थान पर ले जाता था और पूरी रात उसके साथ बलात्कार करता था। और इस बात की चर्चा, इस बात की खौफ इस प्रकार गांव के आसपास के लोगों में थी कि वह 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद वह अपने घरों में खुद को ताले में बंद कर लेते थे, क्योंकि उस शराबी व्यक्ति का इतना खौफ था कि यदि वह नज़र उसकी जिस पर पड़ जाएगी उसे वह उठा लेगा, उसे वह अपने लोगों को भेजकर उसे उठवा लेता था घर से और उसे अपने यहाँ ले जाकर उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम देता था। और कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाता था, क्योंकि वह एक विधायक का भाई था और रुतबा कायम था। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर की एंट्री होती है और इस पूरे कहानी को एक झटके में ख़त्म कर देता है। वह जाबाज आईएएस ऑफिसर, आज हम उस जाबाज आईएएस ऑफिसर को सल्यूट करते हैं और जिन्होंने एक झटके में ऐसा निर्णय लिया। और यह जो कहानी है वह सच्ची कहानी है और उत्तर प्रदेश के उस जाबाज पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, सैल्यूट है ऐसे ऑफिसर को। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे भी ऑफिसर, ऐसे नायाब ऑफिसर भी कार्यरत थे और हैं। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में एक दुद्धी थाना पड़ता है और उस थाने में बतौर डीएसपी के पद पर तैनात राजेश पांडे, जो कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें पहली पोस्टिंग मिली थी दुद्धी में। और वह तकरीबन उस समय उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच लगभग रही होगी। उनकी शादी हो चुकी थी उस समय और उनके पत्नी और उनके बच्चे भी जो हैं उसी समय उनके साथ थे। और गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक आवास जो है उनको अलाटमेंट किया गया था और वह उसी आवास पर रहते थे। कुछ दिन पहले, यानी हफ्ता भर पहले ही वह उस दुद्धी की पोस्टिंग पर पहुंचे थे और वह उनका पहला पोस्टिंग था। उनके करियर का यह शुरुआत दुद्धी से ही होती है, यानी कि उनका पहला पोस्टिंग दुद्धी में होता है और वहाँ से आकर वो अपना दुद्धी का जो कार्यभार है वो संभालते हैं। एक बार जब वह अपने थाना अपने जब ऑफिस पर गए हुए थे तो इधर जो उनका आवास है वहाँ लगभग 15 से 20 की संख्या में कुछ महिलाएं और जो लड़कियां हैं वह आती हैं उनके आवास पर और बाहर उनका संतरी खड़ा होता है। महिलाएं ये इच्छा जाहिर करती हैं संतरी से कि उन्हें राजेश पांडे जी से या उनके जो डीएसपी सर हैं उनसे उनको मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है और जो अपनी समस्या है उनको सुनाना है। लेकिन चूँकि सर तो घर पर थे नहीं, सर तो ऑफिस गए हुए थे और तब महिलाओं ने, जब संतरी ने कहा कि सर नहीं है बल्कि मैम अभी घर पर हैं, तो महिलाओं ने मैम से मिलने की इच्छा जाहिर की। तो संतरी गया और मैम से बताया कि मैम 15-20 की संख्या में कुछ महिलाएं और बच्चियां आई हैं जो कि आपसे मिलना चाहती हैं। मिलना तो वो सर से चाहती थी लेकिन सर अब हैं नहीं, तो वो आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। तो चूँकि अब उनको पुलिस प्रशासन के विभाग से उतना अनुभव तो था नहीं, लेकिन फिर भी वह उनको लगा कि मिल लेना चाहिए और जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, सुन लेना चाहिए। तो मैडम जाती हैं अपने संतरी के साथ और गेट पर जाने के बाद वह महिलाएं जो है मैडम को देखकर रोने लगती हैं और अपनी समस्याएं जो है बताने लगती हैं।
बताती हैं कि मैम हमारे यहाँ जो सिटिंग विधायक है उसका एक भाई है जो कि शराब पीकर यदि शाम को निकलता है घर से और उसके नज़र के सामने जो भी महिला या नाबालिग लड़की, यानी कि आप कह लीजिए कि लड़की 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की लड़कियां या महिलाएं उनकी उस व्यक्ति के नज़र में यदि आ जाती हैं तो वह उनके साथ उठाकर उन्हें पूरी रात उनके साथ बलात्कार करता है और उसे छोड़ देता है। ऐसा ही ये एक दो पहली घटना ऐसी नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों घटना है, ऐसे तमाम ऐसे घटनाएं लोगों के साथ हो गई हैं, लेकिन कोई कुछ उसका कर नहीं पाता। यह सुनने के बाद चूंकि महिलाएं अपनी जो आप बीती हैं उसे बताते वक्त वो बहुत ही बेहद ही भावुक हो जाती हैं और उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और इधर एक महिला ही एक महिला का दर्द समझ सकती है, तो इधर जो मैम है वह भी उनकी कहानियाँ, उनकी जो आप बीती है उनको सुनने के बाद वह भी बहुत रोने लगती हैं। और उसके बाद वो महिलाएं कहती हैं कि हम सर का इंतज़ार, सर से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सर से हमारी मुलाकात ज़रूर कराएंगी। अब इतना कहने के बाद और सुनने के बाद वह मैम जो है अपने कमरे में चली जाती हैं और वो जो महिलाएं हैं कुछ दूर पर जाकर वो बैठ जाती हैं। कुछ देरी बाद इतने में सर आते हैं और सर की जैसे ही अपने ऑफिस से आते हैं और देखते हैं कि मैम जो है बेहद ही भावुक स्थिति में है, तो सर इसकी वजह पूछते हैं। तो मैम जो उन लोगों की बातें हैं वो बताती हैं, तो बताती हैं कि बाहर वो आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर वो सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो तुरंत जो सर के साथ दो सिपाही होते हैं, उनका ड्राइवर होता है, वो उनके साथ आते हैं और संतरी के साथ आने के बाद जब वो गेट पर आते हैं तो संतरी से सामने कुछ महिलाएं जो हैं बैठी हुई थी, एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे छाँव में, तो संतरी के द्वारा उनको बुलवाया जाता है। और सर जब उनसे बातचीत करते हैं तो सर भी बेहद ही भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उस सर की पहली पोस्टिंग होती है और उस समय जुनून जो है बहुत ही हाई लेवल पे होता है। और उस समय सर ने बताया कि उनको यह इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ कि वह एक सिटिंग विधायक का भाई है और वह उसकी तलाश में वह निकलते हैं। अब अपने जो अधिकारी हैं, जो अपने पुलिसकर्मी हैं साथ के, सर उनको बोलते हैं, उनको आदेश देते हैं कि आप उस व्यक्ति पर नज़र रखें और जब यह व्यक्ति शराब पीकर बाहर निकलता है या जब भी व्यक्ति यह बाहर निकलता है तो आप हमें सूचना दें और इसे पकड़ा जाए और इससे पूछा जाए कि आखिर यह व्यक्ति ऐसे घटनाओं को अंजाम क्यों देता है, इसके पीछे क्या मकसद है, इसके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो यह व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता है। रोज़ की तरह सर अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं और ऐसी जो दिनचर्या वो चलती रहती है। एक दिन उनके एक इन्फॉर्मर के द्वारा से एक सूचना मिलती है कि सर यह व्यक्ति शराब पीकर फला जगह जा रहा है और यहाँ उसे देखा गया है। अब सर उसे फॉलो अप करते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि उस पर नज़र बना रखो और सर भी अपने पुलिस टीम के साथ पहुँचते हैं। लेकिन जब तक यह पहुँचते हैं तब तक वह कहीं दूसरी जगह चला गया था। दूसरी जगह का मतलब कि वह पहले दुद्धी के कन्हार पहुँचता है, उसके बाद कन्हार से पहुँचकर वह बिढमगंज पुलिस चौकी जो कि होती है वहाँ उसका एक व्यक्ति के पास उसका एक अड्डा होता था जहाँ वह डेली जाया करता था और वहाँ पर वह काफ़ी वक्त बिताया करता था। और कई बार सुनने में ये आया कि वह वहाँ पर महिलाओं को साथ जाकर उसके साथ दरिंदगी भी वहीं करता था। अब जो है जो डीएसपी राजेश पांडे जी होते हैं वो अपने पुलिस बल के साथ पहुँचते हैं और उस समय जब वह पता चलता है कि वह बिढमगंज के आसपास वह उसका लोकेशन है, तो बिढमगंज पुलिस चौकी का सहारा लेते हैं। चूँकि 90 के दशक में फ़ोन और टेलीफोन और ऐसे लाइट्स की ज़माना उतना नहीं था, जो चीज़ें हैं वो बेहद ही नॉर्मल तरीके से रहती थी। आज की डेट में जो है बहुत ही हाईटेक व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन उस समय जो है बहुत ही चीज़ों का अभाव हुआ करता था और उस समय वह डीएसपी सर जीप से चला करते थे। अब नदी के किनारे बिढमगंज चौकी के अंतर्गत नदी के किनारे एक जगह था, वहाँ पर वह अपने कुछ साथियों के साथ रुका हुआ था।
अब डीएसपी राजेश पांडे और जो बिडमगंज चौकी इंचार्ज हैं उनके साथ जो 8-10 पुलिसकर्मी के साथ हुआ एक घेरा बना लेते हैं और उसे बाकायदा लाउड स्पीक करते हैं कि तुम चारों तरफ से घिर गए हो। और डीएसपी राजेश पांडे उसको बताते हैं, उसे कहते हैं कि हमें तुमसे बस बात करनी है, तुम खुद को सरेंडर करो, क्योंकि उसके पास उस समय बताया जाता है कि उसके पास भी हथियार था, इसलिए प्रशासन के लोग उसके पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह फायरिंग कर दे और किसी की जान चली जाए। होता वही है, वह भागने की कोशिश करता है और भागते भागते जब जंगल झाड़ियाँ, चूँकि सोनभद्र एक जंगली एरिया है और पहाड़ी एरिया है, जंगल झाड़ियों की जगह है और वहाँ पर नदियों का किनारा था, इसलिए वो जंगल में छुपते हुए पुलिस पर फायर करता है। एक फायर करता है, उसके बाद दूसरा भी फायर करता है। इधर से भी पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई में उसे उस जगह को देखकर गोली चलाती, जिस जगह से फायरिंग हो रही थी। तो बाद में पता चलता है कि नहीं, वह गोली उस व्यक्ति को लग चुकी है और वो उस व्यक्ति की जो हालत है वो बेहद ही गंभीर है। अब उसको तुरंत वहाँ से उसको जो है सदर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब सुबह होते ही इस बात की चर्चा जो है पूरे क्षेत्र में, पूरे आसपास के लोग इस चर्चा से बेहद ही खुश हो जाते हैं और जो पुलिस प्रशासन होते कि जो पुलिस प्रशासन के सहयोग में नारेबाजी होने लगती है और जो वहाँ के वर्तमान चेयरमैन होते हैं वो अपने 200-250 लोगों को साथ लेकर उस थाने पर पहुँचते हैं और सर का बेहद ही अच्छे तरीके से उनका जो है स्वागत किया जाता है, क्योंकि वह भी उस व्यक्ति के कार्यों से बेहद ही परेशान थे, बेहद ही नाराज़ थे। लेकिन इधर अब उसी समय चुनाव, 4 दिन के बाद चुनाव होना था। जिस दिन यह हत्या हुई उस व्यक्ति की, चूँकि हत्या करने की कोई नीयत नहीं थी, लेकिन अब वह फायरिंग किया तो प्रशासन का भी काम है अपने को बचाना, और बचाव में इन्होंने भी फायरिंग किया और गोली गलती से उसके शरीर में जा लगी और उसकी मौत हो गई। 4 दिन बाद जो है इलेक्शन था, चुनाव होना था और यह मुद्दा जो है बेहद ही गंभीर हो गया कि चुनाव से पहले एक सिटिंग विधायक के भाई की हत्या हो गई और पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। ऐसी खबरें जो है टेलीविज़न और अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होने लगती है और पुलिस महकमे में एक हड़कंप बन जाता है। एसएसपी, आईजी, डीएम, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वह राजेश पांडे जी को बुलाते हैं और इनको काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं, क्योंकि समस्या ये है कि अब सामने चुनाव था और ऐसे में कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, इसके वजह से पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि उस घटना के बाद जो आसपास के लोग हैं बिल्कुल पुलिस को देवता की तरह पूजने लगते हैं और बाद में राजेश पांडे ने बताया कि जो सिटिंग विधायक उस समय के हैं वो अपने भाई से स्वयं परेशान थे, इसलिए विधायक होते हुए भी वो चाहते तो डीएसपी सर को तमाम तकलीफ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लग चुका था कि उनका भाई गलत रास्ते पर है और गलत काम का गलत परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो वह दिन वही था, चुनाव से 4 दिन पहले भाई की हत्या हो जाती है, लेकिन विधायक जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनको पता था अपने भाई के बारे में। और इस प्रकार से जो डीएसपी राजेश पांडे जी हैं अब वह 2021 में रिटायर हो जाते हैं और अपनी जो किस्सा हैं, कहानियां हैं वो बताते हैं। और मैंने सोचा कि उनकी जीवन की एक पहली पोस्टिंग की एक कहानी जो है आपको सुनाई जाए और आपको बताया जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में ऐसे भी अफसर तैनात थे जिन्होंने ऐसे ऐसे बड़े कारनामे करे कि आज लोग उसकी कहानियाँ और उसकी सराहना करते थकते नहीं हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप सभी को सतर्क और जागरूक करना है, क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाए इसकी किसी ने कल्पना नहीं की है। तो आप सभी जहां होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे।